शब्बर जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा सर, ये बताइए कि स्टेट जब कुछ करने पे आ जाए, हम देखें 14 लाख अफगानियों को निकाल रहे हैं, जाना भी शुरू हो गए, 1 लाख अफगानी यहाँ से जा चुके हैं, मगर सर हम अपने जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे रिटेलर हैं, उनको काबू नहीं कर पाते। आपने भी बड़ी कोशिश की उनको टैक्स नेट में लाने के लिए, और अभी भी जो है ये बातें हो रही थी कि मगरिब के बाद दुकानें बंद होनी चाहिए, तो स्टेट को ही बैक होना पड़ा, हम उनका कुछ नहीं कर पाए। सर इनके ऊपर ऐसा क्या हाथ है कि मतलब इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता? ये लोग क्यों नहीं आते राह रास्त पर? देखिए, दो बातें हैं इसके अंदर। कभी स्टेट ने इनके ऊपर एक्शन करने का सोचा ही नहीं, और दूसरा ये है कि स्टेट जो है वो एक पब्लिक क्योस नहीं करना चाहती। क्योस का मतलब ये है कि इनके पास एक शटर पावर है। मतलब वो ये होगा ये कि अगर आपने कोई एक्शन लिया तो पता लगेगा सारे बाज़ार बंद हो जाएंगे और फूड अशियाए सर्फ की कमी हो जाएगी, दूध नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी। तो ये एक्चुअली एक माफिया क्रिएट हो गया है जो इतना ताकतवर हो गया है कि वो स्टेट के सामने खड़ा हो गया है। और मगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर स्टेट इसको एनफोर्स करना चाहे तो कर सकती है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो सियासी पार्टियां हैं वो ये उसको चंदा देते हैं, ये उसके फाइनेंसर हैं, और ये कभी भी इस चीज़ की कोशिश नहीं करेंगे। कोई सियासी पार्टी, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपीपी हो या पीएमएलएन हो, वो कोई भी ट्रेडर्स के साथ टेक ऑन करने को तैयार नहीं है। मतलब वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, करेंगे नहीं, ठीक है। तो अब फौज करेगी, सवाल ये है। तो ये एक बुनियादी सवाल है कि देखिए, अफगानिस्तान का जो इशू था, अफगान का इशू था, वो फौज ने किया है ना जी, फौज की जरूरत है। तो क्या पाकिस्तान में फौज आकर ट्रेडर के साथ क्लैश करेगी? दैट इज़ द क्वेश्चन। और जब मैं था तो मेरे साथ जो ट्रेडर की आखिरी मीटिंग हुई थी वो आईएसआई के ऑफिस में हुई थी। अच्छा, आपको पता ही, शायद रिकॉर्डेड है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई नई बात करो, वो आईएसआई के ऑफिस में हुई थी। और अगर आईएसआई वाले उनको उस वक्त ये कहते कि ठीक है हम करने जा रहे हैं, आप कुछ भी करें, तो फिर वो सही होते। मगर उनके साथ हमेशा नरम हाथ रखा गया है। बट ये चलेगा नहीं, और ये एक दिन कभी ना कभी तो वो दिन आएगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट को खौफ ये होता है कि वो आम अशिया की शॉर्टेज कर देंगे। आम अशिया मीन्स दूध, पानी, चाय, पब्लिक जो सब्जी, फल, तो ये इसको टेक ऑन करना गवर्नमेंट के पास मैकेनिज्म नहीं है। सपोज करें आपने कहा कि आज बाजार बंद हो जाएगा और सारे शहर में दूध की दुकानें बंद हो गई, तो दाव पड़ जाएगा ना। या तो गवर्नमेंट के पास कोई अल्टरनेट निज़ाम हो कि वो दूध की सप्लाई को मैनेज कर सके। तो ये चीज़ है जो गवर्नमेंट को खौफ में डालती है। अच्छा, तो सर क्या स्टेट ऑफ पाकिस्तान इतनी कमज़ोर है कि हम अब दुकानदारों के हाथों भी ब्लैकमेल होंगे? देखिए, स्टेट ऑफ पाकिस्तान यकीनन कमज़ोर है, इसमें कोई मतलब ये कहने की बात नहीं है कि कमज़ोर है। हम एक्चुअली कमज़ोर है, और हमारे पास ये ताकत नहीं है कि हम उनको टेक ऑन करें और बाज़ार की सप्लाई मेंटेन कर सकें। मैंने आपको दोबारा मिसाल दी ना, सपोज़ करें बाज़ार बंद होते हैं और दूध की दुकानें बंद हो जाती हैं, या बाज़ार बंद हो जाते हैं और सब्ज़ी की दुकानें बंद हो जाती हैं, तो क्या आप पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट के अंदर इतनी ताकत है कि वो पब्लिक का प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगी? आप ही लोग, मीडिया लोग आगे जाएंगे, आगे कैमरे लेके खड़े होंगे और देखिए जी पाकिस्तान बंद हो गया और ये हो गया और वो हो गया। मैंने जो उनको सीधा करने की कोशिश की थी, वो मैं उनको आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू, बड़े पर्चर के थ्रू ला रहा था। वो भी आपकी बात नहीं कर रहा, वो भी आप लोगों को समझ नहीं आई, और वो उसके खिलाफ भी लोग खड़े हो गए। नहीं सर, हम तो हक में थे। हाँ, तो बात ये है, मगर ये बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल एक खुली हकीकत है कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के ताजरों, पाकिस्तान के बड़े लैंडलॉर्डों, पाकिस्तान के रियल एस्टेट के करता धरता, पाकिस्तान के अफगानिस्तान ट्रांजिट वाले, पाकिस्तान के स्मगलर, पाकिस्तान के एक्सचेंज कंपनी वाले, इन सब के सामने सरनगू हो चुकी है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को डाउट है तो वो बेवकूफ़ है, ये झूठ बोल रहा है। रियासत जो होती है ना, स्टेट, उसके दो काम होते हैं सिर्फ।
दुनिया की किसी रियासत का कोई हैसियत नहीं है अगर वो दो काम नहीं करे तो, एक टैक्स कलेक्ट करने का राइट रखे, दूसरा लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तानी रियासत दोनों में नाकाम है। तो रियासत कौन सी है? सही, कौन सी रियासत? सही कह, बताएं मुझे, कहाँ है रियासत? वो खुलेआम कहता है कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, कहता फिरता है ना नहीं देंगे हम, आप आ जाए बाजार में देख लेंगे हम आपको, यही है ना। फिजिकली मुझे असॉल्ट किया था उन्होंने गवर्नर हाउस से कराची में दुकानदारों ने कि नहीं देंगे, करना है जो कर ले। फिर तो सर आपके पास ओहदा था, पावर थी। मेरे पास तो कब पावर थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तो ज्यादा है ना, कर ले। सर वो भी तो आपके साथ ही थे। नहीं कर लेना, करे क्यों नहीं? चले मैं तो छोटा आदमी था ना, करें कल कर दे, क्यों नहीं करते? उस वक्त कोशिश की गई थी सर। नहीं, मैंने कहा ना कि क्या गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में है, क्या हम चाहते हैं, क्या आवाम चाहती है, क्या आवाम को अंदाजा है कि इसका क्या नुकसान है? वो सारे लोग चंदा दे रहे हैं, वो सारे मस्जिदों को चंदा दे रहे हैं, वो सारे हज और उम्रे को फाइनेंस कर रहे हैं, वो सारे ज़ियारतों को फाइनेंस कर रहे हैं, वो सारी सोसाइटी के अंदर बाइज्जत लोग हैं। आप भी उनके साथ मिल जाएंगे, कल को आप भी मिलेंगे साथ में। आप आज बैठे हुए बात करें, कल आप भी साथ होंगे, जुलूस में आगे आगे चल रहे होंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। ये रियासत ऐसे नहीं चल सकती। एक दफ़ा होगा, एक दफ़ा इस जंग को लड़ना है, लड़ेंगे। कौन लड़ेगा देखेंगे, देखते हैं कौन लड़ता है सर। मगर रियासत नाकाम है भाई। रियासत जो है ना, रियासत पाकिस्तान 75 ईयर्स में तमाम मामलात में नाकाम रही है, और 71 में ये रियासत टूट गई थी। तो हम इसको, रियासत को सही करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हम इस खन्नास पे रहें कि हम बड़ी मजबूत रियासत हैं, या हम कोई जियोपॉलिटिकल एंटिटी हैं और हमारे पास एक बम पटाखा भी है और हम ये भी कर देंगे और वो भी कर देंगे। ये क्या बकवास। ग्राउंड रियलिटी पे जमीन पे पैर रख के बात करें। सर चेयरमैन एफपीआर बनना कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, मेरा बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस था चेयरमैन एफपीआर बनना। मेरे पास बड़ी ताकत थी, मेरे पास इमरान खान की सपोर्ट थी, मुझे बाजवा साहब की सपोर्ट थी, मुझे हर चीज़ की सपोर्ट थी। मुझे कोई पॉलिटिकल साइड का प्रॉब्लम कभी नहीं आया, मुझे कभी आर्मी की तरफ से प्रॉब्लम नहीं आया। मुझे 3-4 वाक़यात जो थे, चीज़ों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं यहाँ टाइम ज़ाय कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ कोई तब्दीली नहीं कर पा रहा, मैं यहाँ कोई चीज़ कर नहीं पा रहा, तो मुझे यहाँ बैठ के ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का फ़ायदा कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ ने मुझे दुख पहुँचाया वो ये था कि मैंने एक प्रपोज़ल रखा कि एफबीआर में हम लोगों की तनख्वाह मार्केट वेजेस कर दें, हायरिंग फायरिंग भी मार्केट की तरह हो जिस तरह दुनिया में होता है, और उसको कर दें। उसके खिलाफ बड़ी रेजिस्टेंस हुई, तो कोई बात नहीं, मैंने रेजिस्टेंस बर्दाश्त कर ली। एक दिन मेरे पास यंगस्टर्स जो होते हैं, यंगस्टर्स अफसर आए, उन्होंने कहा जी आपके चाहते हैं कि, मैंने कहा यार आपकी तनख्वाह कितनी है? 70,000 है, 80,000 है, हम 3 लाख कर देते हैं, गाड़ी भी दे देते हैं आपको, ठीक है, मगर ये सरकारी गवर्नमेंट 18 ग्रेड 19 ग्रेड ख़त्म कर देते हैं। तो एक यंग लड़की थी, उसने कहा नहीं सर हमें 70,000 काफ़ी है। अच्छा। और मैंने कहा तुम आज रिक्शे में आती हो, गाड़ी में आओगी क्या? नहीं सर जी, हम रिक्शे में आते हैं ना, हमें 17 ग्रेड का कार्ड जो है ना वो ज़्यादा अहमियत रखता है, हमें नहीं चाहिए ये नौकरी। जब हमारे सिविल सर्विस एकेडमी लोगों के दिमाग में ये बात डाल रही है और इस तरह के सिविल सर्वेंट वाले क्रिएट कर रही है, तो मेरा जैसा एक आदमी जाके उसको तब्दील नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, मैंने प्रपोजल लिया और मैंने इमरान खान और बाजवा साहब से अप्रूव करा दिया कि एफबीआर जो 23,000 आदमी हैं, इसको मैं ग्रेजुअल बेसिस पर 23,000 को 5,000 कर दूंगा। अच्छा, बाकी लोग काम नहीं करते थे सर? ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, काम करने की बात नहीं है, हमें 23,000 आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। अब ऑटोमेशन हो चुकी है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमें करना भी है तो हम ऑटोमेशन से करेंगे। वो 23,000 आदमी से जो 16,000 आदमी है, 16,000 आदमी आता है, 17,000 जो आदमी है, वो आता ही दफ्तर में रिश्वत देने के लिए। वो सुबह आके ये सोचता है कि मैंने कहाँ से हराम कमाना है, ठीक है, तो उसका होना ज़्यादा नुकसानदेह बनस्बत नहीं होने की। तो मैंने ये प्लान बनाया और अप्रूव करा लिया कि ये 16,000 को मैं निकालूंगा नहीं, मैं उससे दरख्वास्त करूंगा सर प्लीज़ ऑफिस नहीं आइएगा, तनख्वाह घर पहुंच जाएगी आपकी। अच्छा,
और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने पाकिस्तान को सही करना है तो ये तरीका है। आप उन्हें कहें मेहरबानी दफ्तर नहीं आइएगा प्लीज, सुबह ऑफिस नहीं आइएगा, आपकी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे तनख्वाह मिलती है आपको 16 ग्रेड की, आप लेते रहें, रिटायर हो घर चले जाइएगा। यही काम आप रेलवे में करें, यही काम PIA में करें, ये स्टील मिल में करें, ये FBR में करें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ये जो आपने कचरा पाला हुआ है सारा, ये बकवास है। ठीक है, मैंने ये चीज़ अप्रूव करा ली। हमारे जो बड़े बड़े जो सिविल सर्विस रिफॉर्म के लोग हैं, उन्होंने मेरी स्कीम को सारा दिया पाचा कर दिया, उड़ा दिया। उस दिन मैंने फैसला किया कि मुझे ज़रूरत नहीं है जाने की। उसके बाद मैंने फिर ये ट्रेडर के साथ मेरा मायदा हुआ। जब मैं ISI के हेडक्वार्टर में गया, एक तरफ ट्रेडर बैठे थे, एक तरफ मैं बैठा हुआ था। ठीक है, अब वो ट्रेडर खड़े हो गए कह रहे हैं हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, और हम इधर बैठे हुए स्टेट मुझ झुका के बैठे जैसे हम कोई मुजरिम है। हम तो रिप्रेजेंट गवर्नमेंट को, मैं रिप्रेजेंट कर रहा था ना, मैं बराबर वो बैठा हुआ था, मेरे बराबर में ISI वाला बैठा हुआ था। ठीक है, और वो हमें कह रहे थे हम टैक्स नहीं देंगे, और हम कह रहे थे खामोश चलिए ठीक है नहीं दे। यही बात है ना, फिर फायदा क्या बैठने का। देखिए मैं थाने में तो नहीं बैठा था ना, मैं कोई थाने में बैठा हुआ था या मैं किसी जिरगे में बैठा हुआ था, मैं तो पाकिस्तान के मजबूत तरीन इदारे के दफ्तर में बैठा हुआ था ना। अब क्या है, अब उन्होंने कहा एक्सचेंज कंपनी को $20 का आएगा, आ गया ना नीचे। अगर ये टोन उस वक्त होती, सही हो जाता मसला। आप कहते नहीं इंसान के बच्चे बनो, देना है तुम्हें, सही हो जाता, कर दे तो हो जाता सही। हम तो नहीं कर सके ना, हमारे पास वो डंडा है। यानी जहां बैठ के आप मामला हल करना चाह रहे थे उन लोगों नहीं, वहां बैठ के नहीं करना चाह रहे, मैं नहीं चाह रहा था। अच्छा, मैंने नहीं बुलाया था, नहीं मैंने नहीं बुलाया था। जब उन्होंने हड़ताल कर दी और हड़ताल का नोटिस दिया और लॉ एंड ऑर्डर का मसला आ गया तो फिर उन्होंने बुलाया था। अच्छा जी, और मुझे समझा दें, फिर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दें मुझे। ये पाकिस्तान की रियासत का मसला है। मेरे लोगों को, जो FBR के लोगों को थे, उनको ट्रेडर ने फिजिकली मारा, सारा झगड़ा हुआ, फिजिकली मेरे पे असॉल्ट हुआ। सिंध गवर्नर हाउस के अंदर मैं इमरान खान के साथ बैठा हुआ था। जब इमरान खान के साथ ट्रेडर आए, उन्होंने कहा यार आप एक सामने वो नेक्सी है, वहां जाके बैठ के बात करें। वहां ट्रेडर एक था, उसने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया मेरे पर। अच्छा, गवर्नर हाउस के अंदर, गवर्नर हाउस के, उसकी वीडियो मिल जाएगी आपको, देख लें, कहीं बड़ी होगी। तो फिर किस बात, क्या बातें कर रहे हैं क्या अब? क्या अब मैं बैठ के, मेरे पास बड़ी अच्छी पावर थी, मुझे इमरान खान भी मेरे साथ था, आर्मी वाला मेरे साथ था, मैं बैठ के ट्रांसफर पोस्टिंग करता रहता, चीज़ें चलती रहती, मुझे क्या तकलीफ थी। तो सर, एक ऐसा आदमी जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, जिसके पीछे हुकूमत का वज़ीर आज़म खड़ा है, हुकूमत आर्मी चीफ खड़ा है, वो कुछ नहीं कर पाता, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग मायूस हो जाएं? नहीं, आप इतनी ताकत के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए। नहीं, देखिए मैंने कुछ चीज़ें की, वो मैं तारीफ के तौर पर नहीं कर जाता, मगर प्रॉब्लम दो होती है। इमरान खान की कोलिशन गवर्नमेंट थी, हर वक्त 3, 4, 5 MNA आगे पीछे होते रहते थे। ठीक है, दूसरा जो इदारा है उनकी इंटरफेरेंस जो है वो भी बड़ी सब्जेक्टिव होती है, कहाँ पर आती है कहाँ पे नहीं आती। तो अगर आपने, अच्छा, और तीसरी बात, बिल्कुल रियलिटी में कह रहा हूँ, तीसरी बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट्स, चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो मिलिट्री हो, जब तक उनके पास बिल्कुल रोटी खाने के पैसे नहीं होते ना, उस वक्त तक वो इकोनॉमी को प्रायोरिटी नहीं देते। जब बिल्कुल पैसे खत्म हो जाते हैं ना, जब बिल्कुल घर पे खाने को दाने नहीं होते, फिर उनको मैशत याद आती है, और फिर 4 आने आते हैं, फिर वो वैसे रहते हैं। तो कभी भी हमारे मुल्क के बड़ों की प्रायोरिटी इकोनॉमिक्स नहीं होती। तो कहते हैं यार ठीक है यार, हो गया ना मसला, ट्रेडर की हड़ताल नहीं हुई ना, डजंट मैटर, अब इनको टेक ऑन नहीं करना यार, ठीक है हड़ताल पोस्टपोन हो गई ना, कुछ बस लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, खत्म। मैं उन्हें कहता सर ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना मसला नहीं है, मेरा मसला तो कलेक्शन ऑफ टैक्स है। अरे यार नहीं, अभी लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ दे, अभी यार इनको तंग नहीं करे। ये जो पाकिस्तान का माशरे में स्टेटस क्यू का प्रॉब्लम आ गया ना, कि हम अपने माशरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इस वजह से पाकिस्तान तबाह हो गया, कि पाकिस्तानी स्टेटस क्यू के बादशाह हो गए, कोई चीज़ भी तब्दील नहीं करना चाहती है, चल रहा है चलने दें। इसीलिए आज मुल्क ऐसा हो गया।
अब हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहती है यार मेरी गवर्नमेंट अच्छी तरह गुजर जाए, बस दैट्स ऑल। आर्मी का चीफ भी 3 साल के लिए आता है, वही 3 साल की टर्म अपने लिए अपने करके चला जाएगा। पाकिस्तान का कौन सोच रहा है? पाकिस्तान की मईशत की लॉन्ग टर्म प्लानिंग कौन कर रहा है, ये बता दो मुझे। तुम मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान 2050 में कैसा होगा? कहीं कागज है कोई? 2050 में या 2040 में या 2030 में पाकिस्तान का जीडीपी क्या होगा, डॉलर रेट क्या होगा, इसका कागज है तुम्हारे पास कोई? कौन सा मुल्क है जिसमें प्लानिंग नहीं होती सिवाय हमारे? सब अल्लाह वल्लो चला है। R&D का यहाँ तस्वुर ही नहीं है। नहीं, R&D की बात नहीं है ये। मुझे ये बता दें कि ये कोई सा मुल्क है जिसके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है इकोनॉमिक्स की? है कोई मुल्क? देखा है आपने कभी? पाकिस्तान का मुझे बता दें कि 2030 में जीडीपी क्या होगा, जीएनपी क्या होगा, पॉपुलेशन कितनी होगी, कोई है रिकॉर्ड किसी के पास? अगर है तो मुझे बता दें। हमें तो कल का नहीं पता क्या होगा भाई। मसला ये है, ये इमरान खान, नवाज शरीफ, फौज, ये आसिम मुनीर, ये रेलिवेंट नहीं है। ये रेलिवेंट है, ये कल आएंगे, आ जाएंगे, कल चले जाएंगे। पाकिस्तान तो बाकी रहेगा ना, उसकी प्लानिंग करो भाई। 50 साल की प्लानिंग करो, 100 साल की प्लानिंग करो। क्यों नहीं करते? इसलिए कि इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंट नहीं है कि इस तरह सोच सकें, नलायक हैं। सर ये बताएं कि इमरान खान क्या संजीदा पर्सन थे टैक्स कलेक्शन के मामले को लेके? क्या वो वाकई? देखिए मेरी एक बात समझे, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। कोई भी पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो इमरान खान हो या नवाज जरदारी हो, कोई बहैसियत शख्सियत कोई रेलेवेंस नहीं रखता। ठीक है, इमरान खान के ने कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं अडॉप्ट की फंडामेंटल जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, पर एट द सेम टाइम उसने कोई ऐसी पॉलिसी भी नहीं अडॉप्ट की जो एकदम चीज़ों को तब्दील करके सही तरफ जाती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रहा था कि 13,000 आदमी को निकाल दो और साइड पे बिठा दो, तो वो कर देना चाहिए था, फिर नजर आती ना तब्दीली। इमरान खान की तब्दीली सिर्फ कहने पे थी ना, नजर तो नहीं आई ना आपको तब्दीली। कोई चीज़ नजर आई आपने? कोई देखा? आपने कहा कि यार कल तक रिश्वत, ड्राइविंग लाइसेंस में रिश्वत लगती थी, अब नहीं लग रही, या थाने में FIR आसानी से हो रही है, आपने कोई तब्दीली देखी? पटवारी में कोई तब्दीली देखी? तो एक सिस्टम चल रहा है और वो चलता आ गया। तो इमरान खान अच्छा बुरे की बात नहीं है, बट इमरान खान में और बाकी लोगों में मैं क्यों सपोर्ट करता हूँ उसको हमेशा, वो इसलिए करता हूँ कि इमरान खान में कोई किसी आदमी को उसको और आसान कर देते हैं। PTI में कोई मिलिटेंट विंग नहीं है, मतलब ये किसी को किसी मतलब ये बेसिकली एक एज ए पर्सन वो एक शरीफ आदमी है मेरे हिसाब से। जो इस्लामाबाद है ना, इसकी ब्यूरोक्रेसी पॉल्यूटेड हो चुकी है। पॉल्यूटेड का मैं मिसाल बताता हूं आपको। आप हमारे अफसरान जो है ना, जो हमारे अफसरान हैं, उनकी लिस्ट उठा लो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लो कैसे रहते हैं वो, और ये देखो कि उनमें से कितने बंदे हैं जिनकी फैमिली कनाडा में रहती है, जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी है। नजर आ रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्यों हमने मुल्क में सरकारी मुलाजमीन को ड्यूल नेशनलिटी अलाउ की हुई है? इंडिया में अलाउड नहीं है। क्यों हमने ये कहा हुआ है कि हराम कमाओ, ड्यूल नेशनलिटी लो कनाडा में, और जब रिटायर हो तो घर वहाँ से कनाडा चले जाओ? ये क्या मुल्क है यार? ये कैसा मुल्क है जहाँ हर बंदा ड्यूल नेशनलिटी लेके बैठा हुआ है और सरकारी मुलाजिम है? चलो यार, मैं नॉन सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं ड्यूल नेशनलिटी ले लूँ। जब मैं सरकारी मुलाजिम हूँ तो मुझे ड्यूल नेशनलिटी क्यों दी हुई है? एक टाइम ऐसा आया था कि गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और स्टेट बैंक भी ड्यूल नेशनल था। अभी पता नहीं आपको कि कितने ड्यूल नेशनल बैठे हुए हैं। ये क्या मजाक है? ये कौन सा मजाक है? तो पाकिस्तान में जो आप लोग करप्शन की बातें करते हैं ना कि इसने कमीशन ले लिया, उसको, पाकिस्तान का मसला फाइनेंशियल करप्शन नहीं है। पाकिस्तान का मसला इंटेलेक्चुअल करप्शन है। आप ये बताएं कि ड्यूल नेशनलिटी वाला लॉ कभी आपने किसी टीवी प्रोग्राम पे सुना है? कैसे बंद करें? नहीं, मेरे कान से नहीं। क्यों नहीं सुना? सियासतदानों की उस पर बात होती है। सियासतदानों मैंने कराया। अच्छा, मेरा जाती प्रपोजल है, मैंने करवाया है। मुशर्रफ साहब से कह के हमने कराया था कि भाई ये बंद करें, ठीक है, मजाक है। वो हमने कराया था। क्यों नहीं अप्लाई करते उनको सब चीज़ों बाकी लोगों के ऊपर?
क्यों नहीं अप्लाई करते मुझे बताएं ना, क्या तकलीफ है? जब वो सरकारी मुलाजिम है, वो क्यों डिलेशल है? रियासत के बहुत सारे सतून होते हैं, अदलिया, मुकद्दरास, फौज और सारे। जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा जो बहुत बुरी तरह बिक चुका है वो मीडिया है। वो किसी अच्छे कॉज को लेके कैरी नहीं करता। आप बता दें कि ये किसी मीडिया ने ज्वाइंटली कहा हो कि कल से हम इस कॉज को कैरी कर रहे हैं, एक कॉज बता दे कभी जिंदगी में कोई कॉज लेके चलाओ मीडिया कि यार इस कॉज पे हम कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। आपके ख्याल में मीडिया आज़ाद है? आज़ाद की बात नहीं है, अगर आज़ाद नहीं भी है तो भी कोई अच्छा कॉज तो ला सकते हैं ना। आज़ाद छोड़ दें, कोई एक कॉज तो ला सकते ना। क्या उनको ड्यूल नेशनलिटी में किसी ने मना किया है? चलो उसको छोड़, दफा करें। एक मैं कॉज आपसे पूछता हूं, आबादी बेताशा पाकिस्तान में बढ़ी है, उसको क्यों नहीं लेके चलते? कोई एक कॉज बताए ना जो मीडिया ने कभी उठाया हो कि यार ये पूरा मीडिया पाकिस्तान का इस कॉज को लेके चल रहा है, बता दे मुझे। ये किस तरह के लोग हैं? मुझे कैसे चल सकता है ऐसा? और ओपिनियन मेकर होता है मीडिया। और आज उसकी हालत ये है, मैं टीवी पे जब प्रोग्राम देखता हूं, मैं बता देता हूं शक्ल देख के कि अगला जुमला क्या बोलेगा। मैं जब शक्ल देख के नजर आ जाता है कि अगला जुमला क्या बोलेगा। कल एक बंदा बैठा हुआ था टीवी पे, प्रोग्राम कर रहा था, मुझे सब सवाल समझ आ रहा था, जवाब समझ आ रहा था, क्यों सवाल क्यों किया है, जवाब क्यों दिया गया है। ये क्या बात है यार, छोड़ो, ये सब चीज़ें बेकार है। अच्छा सर, ये बताएं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की मैंने पहले भी बात की, इनका बड़ा जोर है कि पाकिस्तान में जो है वो सूद फ्री बैंकारी का निज़ाम होना चाहिए। क्या पाकिस्तान में ये मुमकिन है? आपने बैंकिंग को बड़ा करीब से देखा है। देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि शौक पूरा करके देख लें। अच्छा, कब से शौक पूरा कर रहे हैं? कितने दिन हो गए? सर लगे हुए, काफ़ी सालों से लगे हुए लोग। कुछ फायदा हुआ? काम हो रहा है उसके ऊपर। तो फायदा हुआ कुछ? जो लोग बोरो करते हैं इस्लामिक बैंकों से, उनसे पूछे कि उनको फर्क पड़ता है? उनको का फर्क है कन्वेंशनल बैंकिंग से? शौक पूरा कर लें। हम तो इसको मानते ही नहीं, हम तो नहीं मानते इसको। मैंने इस पर मेरी किताब लिखी है, फेथ एंड इंटेलेक्ट, मेरी किताब है इसके ऊपर। और मैं इस्लामिक बैंकिंग की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लामिक बैंकिंग और लफ्ज में कभी इस्तेमाल नहीं करता। कोई चीज दुनिया में इस्लामिक नहीं होती, कोई लफ्ज चीज इस्लामिक नहीं होती। जो भी इक्विटेबल होगी वो इस्लामिक हो जाएगी। अच्छा, समझिए मेरी बात। दुनिया में जो चीज भी हक होगी वो इस्लाम है। इक्विटी इज इक्वल टू इस्लाम। तो जब भी दुनिया में इक्विटी आएगी तो इस्लाम आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल इक्विटी जो है वो कायम जब हो जाएगी तो इस्लामिक बैंकिंग कह लें, जो भी मर्जी कह लें। तो मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूं कि जब तक मेरे जैसे बंदे जिंदा हैं, ये कन्वेंशनल बैंकिंग खत्म नहीं होगी इस मुल्क से, ये रहेगी। इस्लामिक चलाए, आप काउंटर बनाए। आप देखिए आपका प्रॉब्लम क्या है। आप कहते हैं कि ये दो काउंटर है ना, ये काउंटर है इस्लामिक बैंकिंग का, ये काउंटर है कन्वेंशनल बैंकिंग का। आप कह रहे हैं नहीं, इस काउंटर को हटा दो, सिर्फ ये रहेगा कि हम चाहते, ये हम कह रहे हैं यार दोनों को रहने दो। जो बेचारा कह रहा है कि मैं काफिर हूं, चलने दो काफिर, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम मामे लगते हो उसके। दो काउंटर बना दो, एक इस्लामिक, एक नॉन इस्लामिक। पब्लिक की चॉइस है जहां जाना चाहिए। अब ये कहते हैं नहीं, इसको बंद करें। हम कह रहे हैं भाई हम तुम्हारी बात नहीं मानते, इसको चलने दो। तुम मुसलमान हो, अच्छी बात है, चलाओ। तुम सारे लोगों को यहां कर दो। तुम यहां पे लिख दो कि ये जो काम करेगा ये काफिर है, लिख दो उसके ऊपर, बड़ा बड़ा बोर्ड भी लगा दो। अगर वो करना चाहता है करने दो उसको, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्योंकि आपकी बात को मैं क्यों मान लूं? ना पैगंबर आप हो, ना पैगंबर मैं हूं। जितने तुम्हारे पास आर्गूमेंट है मेरे पास भी आर्गूमेंट है, खत्म हो गई बात। तो ये जो ड्रामेबाजी ये चलने वाली नहीं है। वो तो मरूम ज़ियाउल हक भर गए बेचारे। अभी ये थोड़े नए नए आते हैं, कभी कभी शौक होता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये सारे काम होते हैं, चलने दें। सर आपके ख्याल में मुल्क के लिए ताकतवर इकोनॉमी का होना ज़रूरी है या ताकतवर फौज का होना ही काफ़ी होता है? देखिए अब तो वो बात ख़त्म हो गई ना फौज वाली। अब तो फौज ये कह रही है कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज मोर देन दी ज्योग्राफिकल सिक्योरिटी। अब तो फौज का स्टेटमेंट है, हमारा नहीं है। फौज ये कह रही है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता।
फौज भी तो आखिर खर्चे पे चलती है ना भाई। अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं आएगी, फौज कहाँ से लाएगी पैसे? सवाल तो ये है ना। एलसी तो उनकी भी नहीं खुलेगी ना। अगर सामान की एलसी नहीं खुल रही तो हमारी सबकी एलसियां बंद होंगी ना। तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो फौज है। मईशत को चलाने का स्टेक होल्डर तो सबसे बड़ा फौज है इस वक्त पाकिस्तान में, तो वो चलाएंगे। दैट इज द रीजन वो चला रहे हैं इस वक्त। और आपके ख्याल में मुल्क चलाने वालों को ये एहसास हो गया है कि मईशत? मेरा अपना ख्याल है बहुत देर में हुआ है, मगर हो गया है, हो गया है। अच्छी तरह एहसास है, पूरी तरह एहसास है उनको पूरी तरह एहसास है कि क्या हो गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क में फिर वही वाली बात मैंने कहा ना, मुनाफिक बैठे हैं, वो जाके उन्हें कहते हैं सर ये सऊदी अरब से ये पैसे आ रहे हैं, इतने यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ से आ रहे हैं, परेशान नहीं हो, चल जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि सर नहीं चलेगा, इसको ज़रा डंडा मारना पड़ेगा। डंडा मारा ना एक्सचेंज कंपनी को, सीधे हो गए ना, तो इस तरह और लोगों को मारना पड़ेगा डंडा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। थैंक यू।